chemistry की class and we are studying some compounds and bonding. कौन से compounds and कौन सी bonding चल रही है? It's actually covalent compounds and covalent bonding. ये जो covalent bond होता है इसको represent करने का तरीका क्या है भाई? सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, वो पुराना वाला तरीका था ल्यूइस फार्मूला वाला। अब वाला तरीका क्या है? सिग्मा बॉन्ड हो तो दरमियान में रीजन दिखाते हैं, पाई बॉन्ड हो तो ऊपर और नीचे रीजन दिखाते हैं। खैर बहरहाल मुझे इस बॉन्ड को के बनते वक्त एनर्जी कितनी रिलीज हुई थी उसमें थोड़ी सी डिस्कशन करनी है, या इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। वैसे तो ये टॉपिक किसका है? वैसे तो ये टॉपिक एनर्जेटिक्स का है, मतलब जब मेरा वो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर आना चाहिए मुझे तब डिस्कस करना चाहिए, लेकिन अभी क्यों डिस्कशन करनी पड़ गई है क्योंकि वो सिग्मा और पाई में नीचे मतलब बिल्कुल अलॉन्ग द लाइन का और ऊपर नीचे का फर्क है, फिर वो फर्क में कोई रीजन का फर्क है, रीजन की स्पेस का फर्क है, तो स्पेस में कल कोई डिस्कशन हुई और अब मुझे लगता है कि वो कल अधूरी बात हुई है, उसको एनर्जी से रिलेट करूंगा तो ज़्यादा अच्छे से जवाब मिल जाएगा, तो इसलिए मैं बॉन्ड एनर्जी लिखवा रहा हूँ। और स्पेसिफिकेशन भी क्या काम है इसी चैप्टर में कहता है बॉन्ड एनर्जी भी समझा दे भाई, तो मैं बॉन्ड एनर्जी इसलिए समझाना चाहता हूँ। देखिए यार क्या समझाना मुझे इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग में? बॉन्ड एनर्जी। अब आप पेज के हेडर पे लिखते हैं कि जहां पे भी लिखते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को क्या करें जनाब साहब, डिफाइन करें इसको। इट इज डिफाइंड एज बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज, आपको याद है हमने पहले चैप्टर में भी कोई एनर्जेटिक्स की बात पढ़ी थी, कौन सी? आयनाइजेशन एनर्जी। तो ब्रेक तो नहीं मारी हमने वहां पे, हालांकि आयनाइजेशन एनर्जी किस चीज का टॉपिक था? वो तो प्रॉपर्ली एनर्जेटिक्स था, वो भी एनर्जी रिक्वायर्ड थी ना क्या करने के लिए? रिमूव 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to form, or gaseous isolated atoms to form 1 mole of unipositive gaseous ions। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इसका मतलब दो चीजें तो मैं वहां से चुरा लूंगा, कौन सी? ये तो 1 मोल का इन्वॉल्वमेंट होगा और फिर गैसियस स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, चूंकि किसी और स्टेट की बात हो तो उधर अपना कोई मसला होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाला या स्टेट्स वाला, या वो एनर्जी स्टेट को चेंज करने में भी इस्तेमाल हो सकती है। मैं स्टेट चेंज करने वाली एनर्जी की बात अभी नहीं करूंगा, मैंने स्टेट कौन सी रखनी है एंड पे, आखिरी स्टेट। कौन सी आखिरी स्टेट? गैसियस स्टेट, के मुझे उसको किसी और स्टेट में कन्वर्ट ना करना पड़े। तो एक तो मैं गैसियस स्टेट मेंशन करूंगा और एक वंस अगेन वो 1 मोल का जिक्र करूंगा कि वहां 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे फ्रॉम 1 मोल ऑफ एटम्स, तो यहां भी कोई 1 मोल ऑफ, वैसे करना क्या मैंने, मुझे एनर्जी की बात करनी है दैट इज रिक्वायर्ड टू क्या? ब्रेक व्हाट? 1 मोल ऑफ क्या? अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन क्या? इन द गैसियस स्टेट टू फॉर्म क्या? बॉन्ड तोड़ूंगा तो क्या बनेगा? एटम्स बन जाएंगे ना। कितने? अगर मैं 1 मोल बॉन्ड्स तोड़ूं एटम्स कितने बनेंगे? 2 मोल्स बनेंगे। क्या बनेगा जनाब साहब? तो खैर बार जरा काम करें, डेफिनेशन लिखें। इट इज डिफाइंड एज द amount of energy required, it is defined as the amount of energy required to amount of energy required to break, amount of energy required to break क्या? 1 mole of a particular covalent bond, amount of energy required to break 1 mole of a particular covalent bond क्या लिखेंगे जी? amount of energy required to break 1 mole of a particular covalent bond in the gaseous state, of a particular covalent bond in the gaseous state. break 1 mole of a particular covalent bond, वो पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड में सारी बात खत्म हो गई है, कोई ना कोई तो होगा, वो किसी ना किसी तो 2 एटम्स के दरमियान होगा, तो वो पर्टिकुलर कर दिया, पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड पूरी फ्रेज है, ठीक है। हाँ आप ये बताना रह गया कि वो कोवेलेंट बॉन्ड किस स्टेट में थी, उस बॉन्डिंग के लिए मतलब उस सब्सटेंस को किस स्टेट में होना जरूरी है, उसका गैसियस स्टेट में होना जरूरी, बस ये रह गया। अदरवाइज पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बात ही मुकम्मल कर दी है कि वो पर्टिकुलर होगा। कौन होगा? मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ अभी आपको।
उसके आपने क्या लिखना है जी, इन द गैसियस स्टेट, ये लिख दीजिए प्लीज। अच्छा, ये लिखने के बाद अब मैं इस रिएक्शन की, जैसे आपको याद है वो आयनाइजेशन एनर्जी जब पढ़ा था तो एक उसका रिएक्शन लिखा था प्रॉपर कि m था कोई इन द गैसियस स्टेट, -1 इलेक्ट्रॉन लिखा था इज इक्वल टू m1 पॉजिटिव इन द गैसियस स्टेट लिखा था। उसके सामने उसके एनर्जेटिक्स को क्या बोला था कि उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं उसी तरह से लिखने की कोशिश करूंगा। सपोज करता हूं कि देयर इज दिस x सिंगल बॉन्ड x इन द गैसियस स्टेट। इसको अगर आप एनर्जी देते हैं और क्या हो जाता है, ये इसका ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, x का पहला एटम अलग हो जाता है और x का दूसरा एटम भी अलग हो जाता है। पता है इस बात का मतलब क्या है कि x2 का जो डायटोमिक मॉलिक्यूल था उसको आपने एनर्जी देकर क्या कर दिया, 2x के एटम्स बना दिए। गलत है? सही है ना? कि आपने बेसिकली क्या किया, ये x2 वाला डायटोमिक मॉलिक्यूल था, आपने इससे क्या बना दिया, x के 2 एटम्स बना दिए। तो बेसिकली क्या किया आपने, वो मॉलिक्यूल के बीच में कौन था, कोई ना कोई कोवलेंट बॉन्ड था, आपने उसको क्या कर दिया है, उसको तोड़कर आपने क्या बना दिया, उसको तोड़कर आपने एटम्स अलग अलग कर दिए। किसको मसला इस बात से? तो इस रिएक्शन की जो एनर्जेटिक्स है, व्हाट, अगर मैं कहूँ जी वैसे किसी भी रिएक्शन की एनर्जेटिक्स को क्या कहते हैं, डेल्टा एच कहते हैं। क्या कहते हैं जी, डेल्टा एच। या डेल्टा एच के साथ क्या लिखते हैं, आर भी लिखते हैं। वैसे ऊपर क्या लिखते हैं, कोई नॉट टाइप या कोई थीटा टाइप छोटा सा होता है उसके। खैर जो भी होता है, मेरे लिए ये मेरा टॉपिक नहीं है कि डेल्टा एच के साथ नीचे क्या लिखना है तो ऊपर क्या लिखना है। मेरा टॉपिक ये है इस स्पेसिफिक रिएक्शन की एनर्जेटिक्स को मैंने क्या कहना है, इसकी एनर्जेटिक्स को कहना है ई, ये ब्रैकेट एक्स डैश एक्स। क्या मतलब इस बात का, जब आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया था उस रिएक्शन के लिए आपने उस डेल्टा एच को क्या कहा था, I.E1। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस रिएक्शन के डेल्टा एच को मैं क्या कहूं, ई मतलब एनर्जी, और ई ब्रैकेट्स के अंदर क्या, एक्स सिंगल बॉन्ड एक्स, मतलब इस बॉन्ड की एनर्जी। क्या, इस बॉन्ड की एनर्जी। तो क्या टर्म हो गया, बॉन्ड एनर्जी। क्या हो गया जी, बॉन्ड एनर्जी। तो ये क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड एनर्जी। इस बॉन्ड की एनर्जी क्या होगी, सब कुछ तो होगी, क्या, प्लस x किलोजूल पर मोल एलो। जी भाई, इस रिएक्शन को लिखकर अब आपको लगता है कि सर सामने इतनी जगह नहीं है तो नीचे लिख दे भाई, सामने जगह नहीं तो नीचे आ जाए। लिखा मैंने क्या है कि ये एक रिएक्शन है अब ये रिएक्शन ले लें या ये रिएक्शन ले लें, एक ही बात है दोनों रिएक्शंस में। वो उधर आपने खोल के लिख दिया और ये आपने मॉलिक्यूल की तरह लिखा हुआ है। बस इस रिएक्शन का जो एनर्जेटिक्स है क्या है जनाब, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच आर है, वो असल में क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ने का जिक्र है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। उसका सिंबल क्या है, ई ऑफ एक्स एक्स। ई ऑफ क्या, ई ऑफ एक्स सिंगल बॉन्ड एक्स। उसकी वैल्यू क्या है, प्लस एक्स किलोजूल पर मोल। प्लस का मतलब क्या है भाई, ये प्लस क्या होता है, एक्सो एंडो, एंडो होता है। एंडो का मतलब क्या होता है, ये एनर्जी रिक्वायर्ड थी, एनर्जी आपने देनी है, ठीक है जी, दिस इज एंडो। एक्स क्या है, एक्स उसकी मैग्नीट्यूड है या वैल्यू है। किलोजूल पर मोल क्यों है, क्योंकि हमने कहा था 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इज टू बी ब्रोकन। क्योंकि हमारी साइंस किस में चल रही है, पर मोल के हिसाब से चल रही है, तो इसलिए वैल्यूज जो है वो किस में लिखी होंगी, पर मोल के हिसाब से लिखी होंगी। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, एनीवन। अच्छा, अब इसमें अगर हम वैल्यूज का जिक्र करें तो मिसाल के तौर पर, इससे पहले कि मैं वैल्यूज का जिक्र करूं वो टेबल शेबल ला देंगे सर इमरान, उस टेबल को वहां पर देख लेंगे। जी आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली। अगर आप क्या करेंगे, अगर आपने इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिखना है जिसमें आप बॉन्ड बनाने की मतलब बॉन्ड तोड़ने की बजाय बॉन्ड बना रहे होंगे, तब क्या होगा, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। 2 मिनट रुको।
उन्हें बोलो ये दोनों मुझे ना एक ही पेज पे चाहिए। क्या चाहिए जी? तो सी पेन दिखाओ जी। इधर आओ, ये चल रहा ना, ये है, ये पहला पेज आएगा, ये 1 आएगा, इसी के नीचे ये लगा देना, ठीक है। ये 2 आएगा, उसके नीचे फिर ये चल रहा है तो उसके नीचे क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब उन दोनों को उठा के वहां से इनके नीचे फिट करना। देख लो कैसे फिट करते हैं जी भाई, और जल्दी लाना, मैं पहुंच गया इस टेबल तक। क्या बात हो रही इमरान? चलो चले गए। ये पेज तो मुझे दे दे भाई, ठीक है। उन्हें समझा देगा ना क्या करना है। इसके नीचे ये लाना है, उसके नीचे वो लाना है, ठीक। सुनो भाईजान, सुनो भाईजान, क्या 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 बात, आखिरी जुमला क्या था? बुशरा का कोई सवाल था कि सर जी अगर बॉन्ड तोड़ने के लिए आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है, तो जब ये बॉन्ड बन रहा होगा तो क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो लिखें जनाब साहब, एक और नोट लिखें, ये बात लिखने के बाद लिखेंगे द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन क्या, the same amount of energy is released when the bond is formed, when the bond is formed। और मैं ये कहूंगा कि अब अगर मुझे क्या करना पड़े, अब अगर मुझे कैसे लिखना पड़े, सुने जनाब साहब, अब अगर मुझे ऐसे लिखना पड़े तो क्या होगा, एक्स एटम और एक और एक्स एटम आपस में क्या हो जाएं, आपस में जुड़ जाएं, और जुड़कर क्या बना लें, एक्स सिंगल बॉन्ड एक्स इन द गैसियस स्टेट, ठीक है। या 2x के एटम्स क्या बना लें, एक x का मॉलिक्यूल बना लें। तो इस वक्त हम क्या कहेंगे, यहाँ व्हाट इज हैपनिंग ऑन दिस एरो, आई मस्ट से बॉन्ड इज व्हाट, ब्रोकन। तो उसके लिए एनर्जी इज गिवन, गिवन किधर, गिवन इन, एनर्जी इज गिवन इन टू द सिस्टम। यहां क्या लिखूं, यहां इस एरो के ऊपर क्या लिखूं, क्या हो रहा है, बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा, क्या लिखूं जी, एनर्जी इज रिलीज्ड आउट ऑफ द सिस्टम, एनर्जी इज रिलीज्ड आउट की बात हो रही होगी यहाँ। खैर इधर भी इस रिएक्शन को अगर आप कहते हैं कि सर इस रिएक्शन का एनर्जेटिक्स जो है, इसका एनर्जेटिक्स क्या होगा, होगा तो वो भी डेल्टा, उसका जनरल सिंबल तो यही होगा डेल्टा एच ऑफ आर, लेकिन वो क्या होगा, उसको भी मैं ई ही कहूंगा, ई ऑफ क्या, ई ऑफ एक्स सिंगल बॉन्ड एक्स। बट एक मसला होगा, अब उसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, कहेंगे उसको भी बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। इसका मतलब है बॉन्ड एनर्जी की एक और डेफिनेशन भी है, आपने पहले डिफाइन किया, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इन द गैसियस स्टेट। अब अगली डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन क्या, व्हेन यू नो व्हेन 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन द गैसियस स्टेट। डेफिनेशन दोनों चलेंगी, लेकिन मैंने पहले क्या लिखवाई है, ब्रोकन वाली, तो गुजारा किसके साथ चलाइएगा, ब्रोकन के साथ चलाइएगा। पता क्यों, डेटा बुकलेट में जो अभी जो पेज आपको मिलेगा उसमें जो वैल्यूज गिवन हैं, जो पेपर में वैल्यूज गिवन होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं सारी की सारी, मतलब वो बॉन्ड ब्रोकन की बातें करता है। किसकी बात कर रहा है वो, बॉन्ड ब्रोकन की बात होती है। इसका मतलब हमें भी डेफिनेशन कैसे लिखनी चाहिए, ब्रोकन के हिसाब से लिखनी चाहिए। लेकिन हाँ एज अ मैग्नीट्यूड ब्रोकन का और वो क्या कहते हैं फॉर्म्ड का जो एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। सिर्फ फर्क क्या होगा, साइंस में इसका साइन कितना होना चाहिए, इसका साइन क्या होगा, उसका था प्लस एक्स, इसका होगा माइनस एक्स किलो जूल पर मोल। फर्क सिर्फ ये है कि जो इसकी वैल्यू है वो वाली वैल्यू एंडो थी, ये वाली वैल्यू एक्सो है, और उसका आपको पता है कि वो एंडो क्यों है और ये वाली एक्सो क्यों है। वैल्यू क्या है, वैल्यू इज सेम, सेम वैल्यू, बस एक्सो हो गया है, अदरवाइज सेम वैल्यू जो पहले थी। लेकिन पेपर में जब डेफिनेशन आएगी तो कोशिश करनी है कि कौन सी वाली लिखी जाए, ब्रोकन वाली लिखी जाए, क्योंकि स्पेसिफिकेशन में भी ब्रोकन वाली चल रही है
और जो वैल्यूज आपको अगर कभी पेपर वाले ने दी तो वो भी क्या होंगी, वो भी क्या बोलते हैं ब्रोकन वाली वैल्यूज ही दे रहा होगा। और कभी इस्तेमाल करने के लिए शायद क्या पता सवाल ऐसा हो कि दे बेशक वो ब्रेक करने वाली पॉजिटिव वैल्यूज इस्तेमाल क्या करनी हो, रिलीज करने वाली नेगेटिव वैल्यूज तो हो तो सकता है। तो सवाल है, सवाल तो कुछ भी हो जाएगा। बहरहाल मैंने बस आपको जो बताना था बता दिया है कि ये बॉन्ड मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड का जिक्र हो रहा था, आपने बॉन्ड तोड़ दिया, वहां पे बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ भी एक एनर्जी इन्वॉल्व है, वहां भी एक एनर्जी इन्वॉल्व है, ठीक है। और उस एनर्जी इन्वॉल्व में और इस एनर्जी इन्वॉल्व में क्या फर्क है, इट इज लाइक प्लस एक्स है, वो माइनस एक्स है। यहां तक मैं समझाना चाहता था, मैं समझा चुका हूं जी, प्लीज। हाँ, आयनिक के लिए उस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी नहीं कहते। आयनिक बॉन्ड जब फॉर्म होगा उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जब मैं कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ रहा हूं, पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड लिखा है आपने ऊपर, एक काम जरा सोचिए, जाए जरा प्लीज डेफिनेशन में। जब आप डेफिनेशन में जाएंगे तो क्या लिखा था वहां पे, व्हेन वन मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड या ब्रोकन, तो प्लीज वहां कोवेलेंट को अंडरलाइन कीजिए। दिस इज, इस वक्त ये जो बॉन्ड एनर्जी का वर्ड है याद रखिएगा, इट इज ओनली फॉर क्या, इट इज ओनली फॉर कोवेलेंट बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड बनाओगे या आयनिक बॉन्ड तोड़ोगे तो उसके लिए बॉन्ड एनर्जी का वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि लैटिस एनर्जी, चूंकि वहां क्या होता है, मानो एक क्रिस्टल लैटिस डेवलप होती है। याद आ रहा है, पढ़ा ना आपने आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज तो पढ़ी होंगी, क्या फॉर्म होता है वहां, एक वो क्या कहते हैं, वो क्या पता नहीं, सोडियम क्लोराइड के केस में फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, कुछ इतना लंबा चौड़ा ट्रेन जितना वर्ड था, लेकिन जो भी था, हमें एक चीज मालूम है, एक काम करें उस पेज पे जाए। किस पेज पे जी? वो जहां पे आपने लैटिस फॉर्म की हुई है, आयनिक कंपाउंड्स वाले नोट्स में जाएंगे। हाँ जी, जब आप आयनिक कंपाउंड्स वाले पेज पे जाते हैं तो वहां पे आप जब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पे जाते हैं तो वहां उन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में आपने सबसे पहले क्या कहा, दे डू नॉट एग्जिस्ट एज सिंपल मॉलिक्यूल्स, रादर दे एग्जिस्ट एज व्हाट, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस की तरह ये एग्जिस्ट करते हैं। ओके, फिर उस क्रिस्टल लैटिस की वजह से उनकी स्टेट क्या होती है, उनकी स्टेट सॉलिड होती है। ओके, फिर उनकी सॉलिड स्टेट के बाद आपने क्या लिखा हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र किया हुआ है, उस मेल्टिंग पॉइंट का रिएक्शन क्या लिखा हुआ है आपने, एनीवन प्लीज, कहीं ना कहीं तो मेल्टिंग पॉइंट का रिएक्शन भी लिखा होगा डेंसिटी की हेडिंग से पहले। डेंसिटी की हेडिंग से पहले चेक करें, मेल्टिंग पॉइंट का रिएक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा है उसमें, NaCl solid, you give it heat, you go to temperature of 801 degree and you get what, NaCl liquid, मतलब Na positive ions अलग और chloride negative ions in the which state, in the gaseous, sorry नहीं, in the liquid state. If I say कि मैंने NaCl solid को इतना हीट कर दिया कि मैंने उनके दरमियान के सारे आयनिक बॉन्ड्स को कंप्लीटली ब्रेक कर दिया है, तो प्लीज टेल मी NaCl सॉलिड से मैं किस में जाऊंगा, NaCl गैस में, उसमें Na1 पॉजिटिव गैस अलग होगी और Cl1 नेगेटिव गैस। इस रिएक्शन के डेल्टा H को मैं क्या कहूंगा, लैटिस एनर्जी। क्या, तो एक काम करेंगे, आप उधर लिखें कि इधर लिखें, आई थिंक उधर ही आयनिक वाली जगह पे जाएंगे। आयनिक वाले पेज पे जाओ जी, कहां पहुंचाया मैंने, आयनिक वाले पेज में बच्चों कहां पहुंचाया है, NaCl सॉलिड का एक रिएक्शन था जिसमें वो NaCl लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उधर। अब उस पेज पे इस बच्चे के पास उसके नीचे लिखने की कुछ जगह है और किसी के पास उसके पेज के हेडर पे लिखने की कुछ जगह होगी। मैं क्या लिखवाना चाहता हूं, जगह ढूंढ लें या जगह बना लें, या ढूंढ लें या बना लें, लिखवाना क्या पहले सुन लें। बच्चे ने सवाल पूछा, सारे जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं आयनिक के लिए पढ़ा रहे हैं कि कोवेलेंट के लिए, मैंने कहा ये तो प्योरली कोवेलेंट के लिए। तो कोवेलेंट का बॉन्ड तोड़ना हो तो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या कहते हैं, लेकिन जब आप आयनिक का बॉन्ड तोड़ेंगे उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। क्या बोलेंगे जनाब साहब? तो एक काम करते हैं, आई होप आपको पता चल गया मैं किस जगह पहुंचाया आपको मैंने। आयनिक कंपाउंड में, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में क्रिस्टल लैटिस से आगे जब आप उसको मेल्ट कर रहे थे तो आपने एक रिएक्शन ये लिखा हुआ था, NaCl इनिशियली की स्टेट में
इस सॉलिड को आप क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस है। क्या है? अच्छा, अब आप इसको क्या करेंगे? अगर आप इसको हीट करते हैं या इसको एनर्जी इज गिवन इन करते हैं, क्या करते हैं? अगर आप इसको एनर्जी इज गिवन इन करते हैं टू क्या करने के लिए? आयनिक बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। और अगर आप थोड़ा तोड़ते हैं, थोड़ा मतलब टाइटली पैक्ड को लूजली पैक्ड करते हैं तो लिक्विड स्टेट में जाएगा। लेकिन अगर आप टाइटली पैक्ड को कंप्लीटली फार अपार्ट, कंप्लीट मतलब क्या कहते हैं, आयंस को एक दूसरे से बिल्कुल दूर ले जाते हैं, तो यू नो क्या होगा? आई थिंक अगर मैं इसको Na1 पॉजिटिव गैसियस प्लस Cl1 नेगेटिव गैसियस में ले जाता हूं, तो यू नो इस रिएक्शन की एनर्जेटिक्स को मैं क्या कहूंगा? प्लीज टेल मी, क्या आपने वैसे किया क्या है? यहां थी क्रिस्टल लैटिस थी, आयनिक कंपाउंड वाज इन द क्रिस्टल लैटिस की स्टेट, बिल्कुल सारे आयंस जैम पैक्ड क्रिस्टल लैटिस डन। अब आपने सोडियम है भी आयंस हैं भी क्या है, लेकिन पहले आयंस थे टाइटली पैक्ड, अब आयंस हैं कंप्लीटली नहीं, लूजली भी नहीं है, फ्री अपार्ट। लूजली पैक्ड में तो लिक्विड था ना, वो तो आपने लिखा हुआ है, उसको आपने मेल्टिंग बोला है। क्या बोला है? उसके डेल्टा एच को आप शायद बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे? क्या नहीं, ये तो फिजिक्स है। ये लेटेंट हीट क्या होती है? ये तो फिजिक्स में होता है ऐसा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट टाइप। ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में जो मैं पढ़ा रहा हूं, आई बिलीव यहां पे आपने क्या किया है, यहां पे आपने आयनिक क्रिस्टल लैटिस को क्या किया है? आयनिक क्रिस्टल लैटिस इज ब्रोकन। आयनिक कंपाउंड में जो आयनिक क्रिस्टल लैटिस होती है उसको आपने ब्रेक किया है, और उसके लिए एनर्जी क्या थी आपको? उसके लिए एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज रिक्वायर्ड होती है। खैर जो भी है, इसके डेल्टा एच आर को क्या बोलेंगे हम? डेल्टा एच एल डॉट ई। ये काम करें, एल डॉट ई, लैटिस एनर्जी ऑफ क्या? ऑफ NaCl। इसको क्या बोलते हैं? जस्ट ई। जस्ट ई मतलब बॉन्ड एनर्जी। इधर बॉन्ड दिखा दिया, क्या दिखा दिया? तो ये वाला बॉन्ड एनर्जी नाम हो गया। इधर NaCl के दरमियान में बॉन्ड नहीं दिखाना। क्यों नहीं दिखाना सर? वो इसका तो लिविस फार्मूला होता ही नहीं है ना, इसमें Na और Cl के दरमियान में लाइनें लगती ही नहीं है। इसकी क्या होती है? इसकी तो लैटिस होती है। तो इसको तोड़ने के लिए पीछे क्या लिख दें? ई के साथ क्या लिख दें? ई के साथ मतलब यहां से कुछ नहीं दिखा सकता, तो ई के पीछे क्या लिख दें? एल लिख दें, लैटिस एनर्जी। क्या लिख देनी? लैटिस एनर्जी लिख दीजिए। सो यू नो नहीं ना बेटा, गलत कर आए हो ना यार, क्या कर रहे हो? पेन दिखाओ जी। भाई ये बना लिया ना, इसके नीचे इसको बनाना था ना, ठीक है। फिर ये ऊपर था, उसके नीचे ये था। इसको इधर लाएं और इसको ऊपर लेके जाएं, फिर इसको इधर लेके जाएं। इसको किधर लाना है? इसके नीचे, और इसको ऊपर लेके जाके उसको इधर ले आए। ठीक है, ये लें। और एक और चीज़ दिखाएं, इसमें से ये लाइन काट ही दें। ये लाइन भी काट दें, ठीक है। जल्दी आइएगा, पूरी क्लास के लिए प्रिंट करके लाइएगा। क्या बात हो रही है जी? क्या बात? लैटिस एनर्जी की बात हो रही है कि मैं भी पढ़ा रहा था बॉन्ड एनर्जी। कोवेलेंट बॉन्ड के खाते में जब कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना है तो वी कॉल इट क्या? बॉन्ड एनर्जी। आयनिक बॉन्ड तोड़ना है तो वी कॉल इट क्या? लैटिस एनर्जी। जी बड़ा जबरदस्त सवाल है भाई आपका। A2 लेवल, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 3। मैंने आपको जवाब दे दिया है। A2 लेवल, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 3। ठीक है। सो खैर बहरहाल मैं अभी इसका जवाब नहीं दूंगा, है उसमें एक पूरा एनर्जेटिक्स है। चलें, आई थिंक मैं इसको जब आपका एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर आएगा ना, तो मैं उसमें डिसॉल्विंग एज अ प्रॉपर रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा कि उसके कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं, कि उस डिसॉल्विंग में क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं, उसकी प्रॉपर एनर्जेटिक्स है। ओ लेवल में कभी हमने नहीं पढ़ी। ओ लेवल में तो हम डिसॉल्व करने को केमिकल रिएक्शन भी नहीं कहते। ओ लेवल में हम डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व कर रही है सर जी, और असल में प्रॉपर रिएक्शन है। एक बच्चा यहाँ पे A2 वाला बैठा है, जलीशा, क्या चल रहा है डिसॉल्विंग के लेकर? तीसरा चैप्टर चल रहा है डिसॉल्विंग को लेकर, बहुत कुछ चल रहा है।
A2 में डिसॉल्व कोई हमने ना पकड़ा हुआ है, और 2 चैप्टर, तीसरा चैप्टर भी डिसॉल्विंग कोई है, बल्कि चौथा है भी मेरे ख्याल से, चौथा चैप्टर भी डिसॉल्विंग पर ही है। तो उसकी बड़ी साइंस है, प्रॉपर केमिस्ट्री है उसकी, ठीक है। जिसको हम केमिस्ट्री मानते ही नहीं है, वो कहता है भाई जरा सब्र तो करो, इसकी केमिस्ट्री पूरी ऐसी छोड़ दी है उसको। तो बहुत सारी केमिस्ट्री निकलती है उसमें से। अभी तो नहीं जवाब दूंगा उसका, अभी जिसका जवाब दे रहा हूँ वो सुन लीजिए। अभी एक बात मैंने की है कोवेलेंट बॉन्ड के तोड़ने की, और एक सवाल पूछा गया है आयनिक बॉन्ड को तोड़ने का। तो हाँ, मैं उसको एड्रेस करना चाह रहा हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड के तोड़ने का नाम क्या है? बॉन्ड एनर्जी, जस्ट बॉन्ड एनर्जी। आयनिक बॉन्ड को तोड़ने का नाम क्या है? लैटिस एनर्जी। किसी को मसला है इस बात से? हाँ, उसको भी मैं डिफाइन करूंगा अभी। वैसे इसकी वैल्यू भी क्या होगी? इसकी वैल्यू विल बी प्लस y किलो जूल पर मोल। ये प्लस क्यों होगा? बॉन्ड तोड़ा है ना, तो तोड़ा है तो मतलब क्या है? एंडो है। वैल्यू उसकी कुछ ना कुछ होगी, पर मोल में क्यों होगा? यहां भी फिर मैं डेफिनेशन लिखूंगा 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड, या 1 मोल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल लैटिस इज क्या? इज ब्रोकन डाउन इनटू क्या? इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस इन क्या? इन द गैसियस स्टेट। क्या डिफाइन करूं? डिफाइन करें तो लैटिस एनर्जी। इधर जाए लिखे डिफाइन लैटिस एनर्जी। पहले लफ्ज क्या था? डिफाइन बॉन्ड एनर्जी। अब लफ्ज क्या है? अब लफ्ज क्या है? डिफाइन लैटिस एनर्जी। और कैसे डिफाइन करें? जो जुमला पहले लिखा उसी तरह का लिखेंगे अभी हम। कोवेलेंट वाले केस में क्या लिखा था? डिफाइंड एज क्या? प्लीज कोवेलेंट वाली डेफिनेशन दोबारा रिवाइज कर दीजिए, क्या लिखी हुई है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर, अब क्या लिखूं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल लैटिस इनटू क्या? वो लिखूंगा जरा। प्लीज डिफाइन कीजिए लैटिस एनर्जी को। Defined as the amount of energy required. It is defined as the amount of energy required. Defined as the क्या जनाब साहब? Amount of energy required. अब वो कहाँ लिखना है वो तो आपको पता है ना भाई, वो आयनिक वाले पेजेस में जाकर या पेज के हेडर पर या नीचे की जगह बनाते हैं तो वहां लिखे। प्लीज कोवेलेंट वाले पेज पर ना लिखिएगा, फॉर गॉड सेक। इसका ताल्लुक ही नहीं मेरी कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ। कोवेलेंट बॉन्डिंग का टर्म क्या है? बॉन्ड एनर्जी है। ये टर्म क्या है? लैटिस एनर्जी है। ये लैटिस एनर्जी का जिक्र कोवेलेंट बॉन्डिंग में नहीं हो रहा है, ये जिक्र किधर हो रहा है? आयनिक बॉन्डिंग में हो रहा है। आयनिक बॉन्डिंग के किसी पेज पर जाएं और कहाँ? पुत्र जी, शान साहब, मैं थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ कहाँ जाना है। कहाँ? वहां की मेल्टिंग का जिक्र है। हाँ ठीक है, उसी पेज के हेडर पे चले जाओ। ठीक है, गुड हो गया। उसी पेज के हेडर पे चले जाओ और वहां क्या लिखो? पहले वहां लिखो NaCl सॉलिड को अगर हीट करके हमने क्या किया? हीट करके Na1 प्लस गैसियस और Cl1 नेगेटिव गैसेस बना लिया, तो आई बिलीव क्या तोड़ दिया गया? आयनिक बॉन्ड्स को कंप्लीटली तोड़ दिया गया, आयनिक क्रिस्टल लैटिस को तोड़ दिया गया। एंड दैट आयनिक क्रिस्टल लैटिस जब तोड़ दी गई तो जो उस प्रोसीजर में एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसका नाम क्या रखा गया? लैटिस एनर्जी रखा गया। किसी को मसला इस बात से? तो हम डिफाइन कर रहे हैं, क्या डिफाइन लिखें जी? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू व्हाट? टू ब्रेक, अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक क्या जनाब? 1 मोल ऑफ, पहले कहता पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड, अब क्या लिखूं? 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर आयनिक क्रिस्टल लैटिस। 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर आयनिक क्रिस्टल लैटिस। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर आयनिक क्रिस्टल लैटिस होगी इनिशियली किस स्टेट में होगी? तो लैटिस का मतलब खुद क्या होता है? सॉलिड। लेकिन तोड़कर क्या बनाएंगे हम? 1 मोल ऑफ क्या? पर्टिकुलर आयनिक क्रिस्टल लैटिस इनटू क्या? इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। ये लिखिए प्लीज, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्या जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल of a particular ionic crystal lattice into its constituent gaseous ions। यहां तक किसी को मसला है जनाब साहब? इसमें तो बहुत कुछ इन्वॉल्व है, तो इसीलिए मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं अभी कोवेलेंट बॉन्डिंग की खाता पढ़ा रहा था, ये आपके सवाल के चक्कर में मैं यहाँ चला गया हूँ। इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है। आपके सामने एक स्टूडेंट बैठी है, उनसे पूछ लीजिएगा इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व है। A2 का चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ है इसके अंदर। लेकिन मैं अभी कोवेलेंट बॉन्डिंग को लेकर AS डेवलप करूंगा। आयनिक बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए AS डेवलप नहीं किया जाएगा। मैं इसकी वैल्यूज का टेबल भी आपको नहीं दूंगा।
अभी जो टेबल आपके लिए प्रिंट हो रहा है उसमें जो वैल्यूज हैं वो किसकी वैल्यूज हैं? सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज हैं। और बॉन्ड एनर्जी मतलब कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज हैं, आयनिक बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज, नॉट अ पार्ट ऑफ AS लेवल सिलेबस, इज द पार्ट ऑफ A2 लेवल सिलेबस। ठीक, अच्छा अब अगर हम उस बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू पर आ जाए, ठीक है जी, ये जो वैल्यू थी ना इसका पूरा लफ्ज क्या है? इसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी वैल्यू। बॉन्ड एनर्जी वैल्यू, ये जो बॉन्ड एनर्जी वैल्यू होती है ये हमें सवाल में हमेशा गिवन होती हैं। जब भी कोई सवाल आएगा इस एनर्जी को लेकर, आई बिलीव बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज आर ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो एक काम करें, जो वापस आए हम नॉर्मल नोट्स पर, इससे पहले के आगे जाना है, कुछ पूछना है भाई? वहां एक सवाल तो पूछ लीजिए, सर जब आप उसको बनाएंगे तो क्या होगा? मतलब यहाँ बॉन्ड तोड़ा है तो एनर्जी दी है, फिर बॉन्ड बनाया तो एनर्जी निकली है, तो वहां ऐसा काम नहीं होगा। वहां भी बॉन्ड तोड़ा है तो एनर्जी दी है, तो अगर मैंने वहां बॉन्ड बना दिया तो एनर्जी निकल आएगी या नहीं? मतलब वहां भी तो उल्टा काम हो सकता है ना, कि गैसियस आयंस को क्या कहा जाए, चलो जी जोड़ो। मतलब अगर गैसियस आयंस क्या करेंगे, अगर वो क्या कहते हैं जुड़ना स्टार्ट कर देंगे, गैसियस का मतलब होता है अलग अलग होते हैं। गैसियस का बेसिक मीनिंग क्या है? इमरान साहब पूरी एकेडमी के लिए प्रिंट करके लाए हैं, इतना ही है बस क्लास में। चलो देख लेना, ये जरा पीछे गर्ल्स को दे दो, मुझे तो बहुत ज्यादा प्रिंट। क्या बात बता रहा हूँ भाई, कुछ बता रहा था क्या? हाँ, मैं कह रहा था कि यहाँ पे जैसे आपने कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ा तो एनर्जी गिवन इन हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड को बनाया तो एनर्जी गिवन आउट हो गई। इसी तरह वहां आयनिक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एनर्जी गिवन इन हो जाएगी। और वही गैसियस आयंस को अगर क्या कहा जाए कि भाई दोबारा जुड़कर क्रिस्टल लैटिस बनाओ, सॉलिड स्टेट की आयनिक क्रिस्टल लैटिस, तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी ना भाई। ठीक है, लेकिन खैर बार ठीक है, इतना ही काफी, इतनी जगह है वहां पर जहां पे आपने उसको लिखा है, वहां पर इतनी ही जगह, इससे ज्यादा जगह नहीं है, तो गुजारा चलाएं इसके साथ। खैर उसमें से निकले आप, लैटिस एनर्जी में से मुझे निकलना है, नॉट माय टॉपिक, इट वाज नॉट माय टॉपिक, बस जस्ट क्वेश्चन था तो जवाब देना पड़ गया, उतना ही दूंगा जितना चाहिए। अब आपको ना एक ये क्या बोलते हैं, वापस आते हैं हम किधर, आपके इस कोवेलेंट बॉन्डिंग की तरफ। कोवेलेंट बॉन्डिंग में मैंने कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ भी दिया है, उसको जोड़ भी दिया है, उसकी एनर्जी रिलीज की बात भी कर ली है, एनर्जी एब्जॉर्ब की बात भी कर ली है। ठीक है, उसका नाम भी रख दिया है, बॉन्ड एनर्जी भी लिख दिया है, रिएक्शन भी लिख दिया है। अब अगली बात क्या रह गई है? बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज की बात रह गई है। और जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज होती हैं इनका क्या सीन है? दे आर ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है जी, आज से पिछले सालों में क्या होता था, पेपर के साथ एक पूरी की पूरी डेटा बुकलेट गिवन होती थी, अब नहीं होती। अब वो कहते हैं यार वो पूरी डेटा बुकलेट कोई 13-14 सफ़ों की बुकलेट होती थी, 13-14 भी नहीं, 20-21 सफ़ों की बुकलेट होती थी, और उसमें से पेपर में काम की चीजें कितनी होती थी? 2। मतलब वो बच्चे को लगता सर इतनी बड़ी बुकलेट दे दी, मैं तो पूरा पेपर कर जाऊंगा। ठीक है जी, वो जब पेपर आता था ना तो बुकलेट में से सिर्फ कोई 2 वैल्यूज देखने वाली होती थी, बाकी वैल्यूज वो हमारे किसी काम की नहीं होती थी। तो अब इस साल, बल्कि जो अभी पिछला पेपर हुआ है उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने डेटा बुकलेट नहीं दी। फिर किया क्या है, उन्होंने कहा कि जिस जिस सवाल में अगर कोई वैल्यू चाहिए होगी ना तो हम उस सवाल में वो वैल्यू मेंशन कर देंगे। मतलब डेटा बुकलेट का उतना पीस वहां लगा लेंगे, बजाय इसके कि आपको पूरी डेटा बुकलेट दें। अब मिसाल के तौर पे जो पेज अभी आपको दिया गया है, अब इसमें जी इसमें तो 50,000 वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो क्या वो सारी वैल्यूज चाहिए होंगी सवाल में? सवाल में क्या पता सिर्फ नहीं 50,000 नहीं है भाई, मान लिया 50 है, चलो 50 भी नहीं है, 10-10, 10-20, 30 है। ठीक है, तो 30 वैल्यूज तो नहीं पेपर में इस्तेमाल होगी ना, पेपर में तो 2-3 इस्तेमाल हो रही होंगी, तो 2-3 लिख देगा भाई इस्तेमाल करो, कैसे कर सकते हो ये। चलो उसने बहुत ही फसाना हुआ, कहेगा पूरा टेबल ले लो भाई, इस टेबल को देगा ना, फिर वो सारे दुनिया जान के केमिस्ट्री के टेबल तो देने की जरूरत नहीं है उसको। तो पहले पूरी बुकलेट मिलती थी, अब बुकलेट नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा याद करके जाना है, जो डेटा सवाल में चाहिए वो सवाल के साथ उसका एक्स्ट्रैक्ट टेबल बना हुआ होगा वहां पर। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? खैर ऊंचा बोले, नहीं सिर्फ केमिस्ट्री में डेटा बुकलेट मिलती थी और तो किसी में मिलती थी। मैथ्स में MF9 शीट मिलती थी, आई थिंक अभी भी मिलती है, वो 2 सफ़ों की होती है, वो भी किसी काम की नहीं होती। ठीक है जी, फार्मूला शीट होती है, लेकिन वो बेहतर क्या होता है याद ही करके जाएं फार्मूले। ठीक है, वहाँ कौन सा लिखा होगा -b + -√(b² - 4ac
बाकी जो हम चाहते हैं कि लिखा हो वो नहीं लिखा होता, वो आपको याद ही करके जाना होगा। खैर, जो मैं कहना चाहता हूँ वो क्या है, मैं जो आपने जो कुछ लिखा उसके आगे लिखें बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज आर ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, बस इतना लिख दें। बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज आर ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, are always given in the question paper, are always given in the question paper. Always given in the question paper. अच्छा जी, you know, मैं भी क्या समझाने लगा हूं और क्या नहीं, गौर से जरा सुनिएगा। ये जो आपको टेबल दिया गया है ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर के बाद क्या करिएगा, ये पेज छाप दीजिएगा वहां पे। क्या करिएगा भाई, ये पेज छाप देना। इस पेज को छापने के बाद इस पेज पर ना कुछ मसले हैं, मैंने वो मसले डिस्कस करने हैं। मसला नंबर 1, अगर आप पहला टेबल देखें, उस पहले टेबल में कौन सी वैल्यूज हैं? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, उसको तोड़ने के लिए 436 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी चाहिए, कोई मसला नहीं है। D सिंगल बॉन्ड D, ये क्या है? समथिंग ड्यूट्रियम, क्या हाइड्रोजन का एक और आइसोटोप होता है, खड्डे में जाए, मैंने नहीं पढ़ाना। N ट्रिपल बॉन्ड N 944, मतलब इट्स अ ह्यूज एनर्जी। अब इस पूरे टेबल में इतनी बड़ी वैल्यू किसी की भी नहीं है। पूरा टेबल एक्सप्लोर करें, पूरे टेबल में चेक करें किस बॉन्ड की सबसे हाईएस्ट एनर्जी वैल्यू है। किधर है C, किधर भाई, राइट साइड पर C ट्रिपल बॉन्ड O। इसका मतलब ये क्या है, ये भी बहुत ही ज्यादा, तो काम करें C ट्रिपल बॉन्ड O के पास जाएं, वहां जाके क्या लिखें, वहां जाके लिखें द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी वैल्यू। C ट्रिपल बॉन्ड O के पास जाएं, उसके पास एक चीज क्या नोट करें, एग्जैक्टली क्या लिखे वहां पे, द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी वैल्यू। और पता है उस C ट्रिपल बॉन्ड O से पहले उसका नाम भी लिख लें, क्या नाम है उसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। C ट्रिपल बॉन्ड O पूरे का पूरा मॉलिक्यूल है, नाम क्या उसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, C होता है, इधर डबल बॉन्ड O होता है और उधर भी डबल बॉन्ड O होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ही C होता है, एक ही होता है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये ट्रिपल कैसे होता है छोड़ें फिलहाल, इग्नोर मारें। बहरहाल जो मैं समझाना चाहता हूं उसकी तरफ हम जाएंगे। वो क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड की इतनी बड़ी वैल्यू है, इसका एक मतलब है भाई, ठीक है। खैर वो मतलब बाद में निकालता हूं। आप N ट्रिपल बॉन्ड N पे जाएं, वो कौन है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसकी वैल्यू कितनी है, 944। उसके सामने क्या, सेकंड हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी वैल्यू, सेकंड हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी वैल्यू, सेकंड हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी वैल्यू, सेकंड हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी वैल्यू। अच्छा, अब ये जो जिसकी सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी वैल्यू है, दैट इज कार्बन विद ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से एक मसला है इसका, ये हवा का ऐसा पोल्यूटेंट है कि एक दफा आ गया ना पुत्र जी, तो फिर आप इसको डिकम्पोज नहीं कर सकेंगे। हाँ, एक कोशिश होती है कि किसी तरह इसको कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया जाए, वो भी कोई इतनी बड़े मजे की चीज नहीं है, वो भी खतरा। हाँ, इससे खतरा तो सीधे सीधे जान को खतरा है कि वो ये पता नहीं क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कुछ होता है, वो ब्लड की पता नहीं कुछ बायोलॉजी एक खड़े में गई होता है, बंदे को मसला हो जाता है, बंदा बेहोश हो जाता है, ठीक है जी, बेहोश होता है, मर जाता है, जैसे चलो जी वो भी इवेंचुअली मर, कितनी देर बाद, कितनी देर, 1 मिनट बाद भी बंदा मर सकता है, ठीक है। नहीं, एक दिन नहीं भाई, ये जो मरी में पिछले साल या 2 साल पहले वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही कैसे निकल रही थी, खैर मैं नहीं जा रहा उधर, हो गया, समझ आ गया, ठीक है जी। तो मुसीबत क्या होती है, एक तो इसका खतरा है। हाँ, जब हम चाहते हैं कि यार नहीं, ओके, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में इनकम्प्लीट कंबशन नहीं कराते, कंप्लीट करा देते हैं, तो उससे भी बड़ी सुहानी चीज पैदा होती है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। वो हमें तो नहीं मारती, हमारे आने वाली नस्ल को मार देगी वो,
कैसे भाई? वो ज़मीन को रहने के काबिल नहीं छोड़ेगी। वो कैसे नहीं छोड़ेगी? उसका परसेंटेज जब एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करेगा, ये कर रहा है, ये कर चुका है, तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं? उसका एक इंसान पे इफेक्ट नहीं है, उसका ग्लोबल इफेक्ट है। और उस ग्लोबल इफेक्ट को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और उस ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में क्या होता है? बहुत कुछ होता है, ठीक है, सैलाब आते हैं, कुछ होता है, मसाइल होते हैं, खैर बहरहाल जो भी है, वो एक कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड एनर्जी का मसला है। अच्छा, बनते वक्त बड़ी खुशी खुशी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्यों? इतनी जोरदार, इतनी ढेर सारी एनर्जी रिलीज हो रही होगी। आपने पढ़ा ना स्टेबिलिटी क्या होती है? एनर्जी का रिलीज होना। कार्बन को और ऑक्सीजन को बोलो भाई तुमने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, उन्होंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह यार, ये रिएक्शन तो सबसे सुहाना रिएक्शन। कार्बन और ऑक्सीजन खुद को तो स्टेबल कर जाते हैं। कैसे? बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करके सिस्टम को क्या कर जाते हैं? अपने सिस्टम को स्टेबल तो कर जाते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग सराउंडिंग वाला सिस्टम है उसकी एटमॉस्फेयर को क्या कर जाते हैं? उसके एटमॉस्फेयर को केमिकली फिर भी स्टेबल ही करते होंगे, बायोलॉजिकली उसका एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब करते हैं, तो बायोलॉजी खराब हो जाती है एटमॉस्फेयर की। बहरहाल जो भी है, मैं इसमें मजीद बात नहीं करना चाहता। सिमिलरली अगर आप नाइट्रोजन की वैल्यू देखें, आपने ओ लेवल में पढ़ा है कि वो जो ऑक्सीजन होता है बड़ा रिएक्टिव है, और जो नाइट्रोजन है वो एक इनर्ट टाइप चीज है, अनरिएक्टिव। हालांकि वो नोबल गैस नहीं है, लेकिन हवा में नाइट्रोजन तो है ना। कितनी परसेंटेज है उसकी? सर ऑक्सीजन से तो बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन तो 20-21 है, नाइट्रोजन कितनी है? 78, 79 या 80 तक भी चली जाती है। तब वो 78, 79 या 80% चीज वो पड़ी है हवा में, इनर्ट की इनर्ट, अनरिएक्टिव की अनरिएक्टिव। क्यों? उनके रिएक्शन करने के लिए पहले इस भाई को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। ये नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? 944 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी। बाकियों को चेक कर लें। ऐसे एक बात तो बताए, सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी है? हाँ जी, ओ सिंगल बॉन्ड। ओ किधर है? 150। उसके अलावा आई सिंगल बॉन्ड आई 151। 150 से कम है किसी की? जी है जी? नहीं, तो 150 के सामने जाएं, ओ सिंगल बॉन्ड ओ पे जाएं, ओ सिंगल बॉन्ड ओ पे जाएं जी, वहां क्या लिखें? द व्हाट? द लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी वैल्यू, द लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी वैल्यू, द लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी वैल्यू। अच्छा, फिर एक काम करें, 150 के बाद 151, ये कौन है? आई सिंगल बॉन्ड आई। वहां जाके लिखें द सेकेंड लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी वैल्यू, द सेकेंड लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी वैल्यू। मतलब इनको तोड़ना बड़ा आसान है। ओ सिंगल बॉन्ड ओ अगर कहीं है, या आई सिंगल बॉन्ड आई कहीं अगर है, तो उसको तोड़ना बहुत आसान है। ठीक हो गया जी। तो मैंने दो सबसे लोएस्ट वैल्यूज बता दी, दो सबसे हाईएस्ट वैल्यूज मेंशन कर दी। फिर एक और काम चाहता हूं मैं, आप इधर वाली तरफ पहले कॉलम में आए, HF की वैल्यू बताएं, HCl की वैल्यू बताएं, HBr की वैल्यू बताएं, HI की वैल्यू बताएं। कोई ट्रेंड समझाएं, क्या चीज डिक्रीज हो रही है? बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, किस खाते में है? कौन ये? HF। ये हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं। हाइड्रोजन हैलाइड में सबसे ऊपर आ गया H का F के साथ, फिर H का Cl के साथ, फिर H का Br के साथ, फिर H का। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ग्रुप नंबर 7 या 17 में, तो जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज। क्यों? क्यों? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है। एग्जैक्टली क्या होता है जनाब साहब? अब ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, इसका क्या मतलब है? देखते हैं, काम तो करें ना। जो ऊपर टेबल बना हुआ है उसमें HF, HCl, HBr, HI है, उसके ऊपर लिख दें या उसके सामने लिख दें? क्या लिखेंगे? ऊपर और ऊपर और ऊपर। टेबल के ऊपर लिख दें या टेबल के सामने? या टेबल के ऊपर लिखिएगा या टेबल के सामने लिखिएगा? बल्कि ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ठीक है। वो जो तीन वैल्यूज है ना उसको यूं करके क्या लिखें जी? बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज क्या करती हैं? डिक्रीज करती हैं, डिक्रीज करती हैं एज वी मूव व्हाट? एज वी मूव डाउन द ग्रुप 7 या 17। एज वी मूव डाउन द ग्रुप 7 या 17, बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज डिक्रीज करती हैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप 7 या
17 फॉर व्हाट? फॉर हाइड्रोजन, क्या? फॉर हाइड्रोजन हैलाइड्स, फॉर हाइड्रोजन हैलाइड्स, फॉर हाइड्रोजन हैलाइड्स। बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज डिक्रीज करती हैं एज यू मूव डाउन द ग्रुप 7 और 17 फॉर हाइड्रोजन हैलाइड्स। यही ट्रेंड आपको पहले टेबल में Cl, Cl, Br, Br और I में भी नजर आएगा। किधर? इसी ट्रेंड को कहां ढूंढे? गो टू फर्स्ट टेबल। फर्स्ट टेबल में हैलोजन के मॉलिक्यूल्स ढूंढे, उसमें फ्लोरीन को छोड़कर, उसमें किसको छोड़कर? फ्लोरीन वहां पे एक एक्सेप्शन की तरह बिहेव करता है, उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी चेक कीजिए। Cl से स्टार्ट करें 242, फिर Br 193, फिर I 151। तो यही नोट वहां पे भी लिखें, लेकिन चारों के साथ नहीं, चारों के साथ नहीं, किनके साथ? 3 के साथ। किन के साथ? Cl, Br और फिर I। इन तीनों के सामने दोबारा यही नोट लिखें, बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज डिक्रीज एज यू मूव डाउन द ग्रुप 7 और 17 फॉर, अब मैं हाइड्रोजन हैलाइड नहीं कहूंगा, फॉर क्या? फॉर हैलोजन मॉलिक्यूल्स। ये नोट वहां पे भी लिखेंगे, ये नोट वहां पे भी लिखें। उन 3 को लेकर अब वहां 4 नहीं लेने, अब वहां 4, वहां फ्लोरीन का कोई एक्सेप्शन है, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। बल्कि अगर आप लिख दीजिए अभी, बाद में क्या बात करनी है। यहां इसके आगे एक नोट लिखें, क्या? एक स्टार लगाएं, लिखें जी एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग रूल। दिस इज एक्सेप्शन टू द रूल बिलो, रूल मेंशन बिलो। Now why is it exceptional? वो तो बात की बात है कि ये रूल क्यों है, ये पहली बात है कि डाउन द ग्रुप जाते हुए वैल्यूज क्या हो रही हैं, क्या हो रही है जनाब साहब? ये डिक्रीज क्यों हो रही है, पहले तो उसको समझेंगे ना, उसके बाद देखेंगे फ्लोरीन ने एक्सेप्शनली बिहेव किया है तो क्यों बिहेव किया है। यही ट्रेंड और बताइए कहां है? 4th कॉलम में आ जाइए। 4th कॉलम में CCl की वैल्यू कितनी है? 340। CBr की वैल्यू कितनी है? 280। CI की वैल्यू कितनी है? 240। तो वहां भी क्या हो रहा है? वहां भी यही हो रहा है ना, तो उधर भी तीनों को हाईलाइट करें, वहां भी हाईलाइट करें। और क्या लिखें? यही लिखें कि बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज डिक्रीज करती हैं एज यू मूव डाउन द ग्रुप 7 या 17 फॉर क्या? फॉर कार्बन हैलाइड्स। क्या? फॉर कार्बन हैलाइड्स या फॉर कार्बोहैलाइड्स या फॉर अल्काइल हैलाइड्स। यू रिमेंबर अल्काइल हैलाइड्स? वो हैलो, वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक वाला, ठीक है, वहां भी यही नोट लिखिए। जो भी है बेटा, कार्बो लिख दीजिए, कार्बन हैलाइड लिख दीजिए, कार्बन हैलाइड लिख दीजिए। किन की बात हो रही है? CCl, CBr, CI। इनके सामने भी क्या लिखें? यही नोट लिखें, इनके सामने भी नोट लिखें। यहां तक किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एक काम करेंगे, पहले इस टॉपिक का रूल बनाएंगे, बट इन द अगला लेक्चर यहाँ पे जाकर आज का लेक्चर मैं खत्म करूंगा, इसकी एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा।